पोकेमॉन फैंस, आप सभी का स्वागत है पोकेमॉन द बिगनिंग के पार्ट 4 के अंदर। और अगर आप सभी ने अब तक इस सीरीज के बाकी पार्ट्स को चेकआउट नहीं किया है तो उनको भी जरूर से देखना एंड जिसके बाद इस एपिसोड को एंजॉय करो, क्योंकि ये एपिसोड काफ़ी ऑसम होने वाला है बाकी वीडियोस की तरह ही। और हाँ, अगर आप लोगों ने अब तक पोकेमॉन रैग्नारॉक की सीरीज को चेकआउट नहीं किया है तो उसको भी देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उसका एपिसोड 1 लॉन्च हो चुका है एंड उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी और आई बटन के अंदर भी दिख रही होगी। तो चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि सब्सक्राइब कर दो और कमेंट टाइम रखते हैं 500 कमेंट्स का, तो कमेंट में जाके लिख दो राइस। तो कहानी में अब तक हमने देखा कि ऐश ने बैटल की अगेंस्ट 5 मोस्ट पावरफुल डीमन लॉर्ड और उन सभी को हराने के बाद अब ऐश की फाइट होने वाली है अपकमिंग 4 डीमन लॉर्ड से, जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होने वाले हैं। ये 4 डीमन लॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं एक अलग ही रेल्म के अंदर, लेकिन उन रेल्म से इनकी एंट्री होती है इस टूर्नामेंट की फ्रंट बैटल के अंदर एंड ये बैटल फ्रंटियर बैटल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी के सभी चारों डीमन लॉर्ड एंट्री करते हैं एंड जिसके बाद हम सुप्रीम लॉर्ड को देखते हैं जो कहता है इस बैटल को शुरू करते हैं। तो ऐश कैचम, क्या तुम तैयार हो अगेंस्ट 4 डीमन लॉर्ड से बैटल करने के लिए? ऐश बोलता है हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ और ये बैटल मैं बाकी बैटल से भी ज़्यादा आइकॉनिक बनाने वाला हूँ। तो तैयार हो जाओ, चारों के चारों डीमन लॉर्ड्स को मैं चैलेंज करता हूँ। मैं उन सभी को हराऊंगा, एक एक कर उन सभी को हराने के बाद मैं तुम तक पहुँचूंगा सुप्रीम डीमन लॉर्ड। एंड तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं एलियन वर्स में भी ज़रूर आऊँगा, क्योंकि मुझे बचाना है अपने एक दोस्त को। इमुसामा को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा, एलियन वर्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दूँगा। तो सबसे पहले तुम्हारी बारी, आ जाओ, चारों के चारों डीमन लॉर्ड्स को मैं चैलेंज करता हूं। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहला डीमन लॉर्ड एंट्री करता है स्टेडियम के अंदर एंड हम देखते हैं कि 4 डीमन लॉर्ड जिसका नाम होता है जैक द रीपर एंट्री करता है स्टेडियम के अंदर, जो बनाया गया था सुप्रीम लॉर्ड की पावर से, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट होता है पिछले वाले स्टेडियम से, क्योंकि ये स्टेडियम अनब्रेकेबल था। लेकिन क्या हम देखने वाले हैं ऐश को दोबारा से इतनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जिससे कि ये स्टेडियम भी टूट जाएगा? अभी हम देखेंगे इस एपिसोड के अंदर। अब ऐश कैचम वर्सेस जैक द रीपर द डीमन लॉर्ड के अंदर बैटल स्टार्ट होती है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जैक द रीपर, जिसे हम कहेंगे जैक, इस्तेमाल करता है सबसे पहले अपने पोकेमॉन का, जो कि होता है हरक्यूलिस, एक ऐसा मॉन्स्टर, एक ऐसा पोकेमॉन जिसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग कहा जाता है पूरे प्लेनेट अर्थ का। एंड उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन अब हाथ में होता है जैक के। अब जैक द रीपर अपने सबसे पहले पोकेमॉन हरक्यूलिस को स्टेडियम में भेजता है एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि अर्थ से निकला हुआ एक पोकेमॉन जो कि एक गॉड बन जाता है, उसे हम कहते हैं हरक्यूलिस, स्टार्ट करता है इस फाइट को अपने सबसे पहले अटैक से। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऐश का डीओ एंट्री कर देता है स्टेडियम के अंदर। ऐश बोलता है तो अच्छा, तुम इस फाइट को एंजॉय करना चाहते हो डीओ, तो तैयार हो जाओ। अब एक ड्रैगन फाइट करेगा एक मॉन्स्टर से और मैं देखना चाहूँगा कि डीओ तुम अपनी पावर से इसे कैसे हराते हो। मैंने सोचा था कि मैं चार्जार्ड को चुनूंगा, लेकिन अगर तुम चाहते हो इस बैटल को एंजॉय करना तो तैयार हो जाओ, अटैक करते हैं। सबसे पहले इस्तेमाल करो इन्फर्नो सर्ज एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि अब डीओ इन्फर्नो सर्ज से अटैक करता है सीधा हरक्यूलिस के ऊपर। लेकिन तभी हरक्यूलिस इस्तेमाल करता है अपनी 7 गॉडली पावर्स का एक साथ। वो इस्तेमाल करता है स्टेप 1 का द पावर ऑफ ग्लोरी एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि हरक्यूलिस इस्तेमाल करता है एक बहुत ही पावरफुल अटैक का, जो कि होता है शैडो ब्लास्ट। अब जैसे ही सबकी नज़र शैडो ब्लास्ट के ऊपर पड़ती है तभी अचानक से हरक्यूलिस अपनी स्पीड से पहुंच जाता है डीओ के पास और उसके ऊपर शैडो ब्लास्ट से पहले ही एक पंच अटैक करता है। और जैसे ही फिस्ट अटैक लगता है डीओ को, वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। उसका इन्फर्नो सर्ज तो छूट चुका था, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि इन्फर्नो सर्ज को डॉज करते हुए हरक्यूलिस इस्तेमाल कर देता है शैडो ब्लास्ट का और ये अटैक सीधा जाकर डीओ को लगता है। इतनी ज़्यादा इंटेंस पावर को देखकर हम देखते हैं ऐश भी हैरान हो जाता है। इसके बाद ऐश बोलता है अभी डीओ तैयार हो जाओ अपने नेक्स्ट मूव के लिए, यूज करो मोल्टन रॉड। एंड जिसके बाद डीओ मोल्टन रॉड का इस्तेमाल करता है, लेकिन अचानक से हम देखते हैं हरक्यूलिस को, जो कि अपनी पावर को अप करता है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करता है, जिसे हम कहते हैं द कॉस्मिक एनाइलेशन। कॉस्मिक एनाइलेशन का जैसे हरक्यूलिस इस्तेमाल करता है, डीओ का अटैक मोल्टन रॉड भी उसे झेल नहीं पाता और पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इतनी ज़्यादा इंटेंस पावर को देखकर ऐश ये तो समझ जाता है कि ये डीमन लॉर्ड्स
कोई मामूली नहीं है। पिछले जितने भी 5 डीमन लॉर्ड्स को ऐश ने हराया वो कई गुना ज़्यादा ताकतवर तो थे, लेकिन ये वाले और भी ज़्यादा ताकतवर है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सारे डीमन लॉर्ड्स उनसे 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है। एंड इसीलिए ऐश भी बहुत ज़्यादा हाइप अप हो जाता है इस बैटल को जीतने के लिए। तो अभी ऐश बोल रहा है, डियो लगता है इस बैटल को जल्दी ख़त्म करने के लिए मुझे तुम्हारी पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तैयार हो जाओ डियो, इस्तेमाल करते हैं अपने अटैक का बर्न काई। और हम देखते हैं कि डियो बर्न का एक्टिवेट होने के बाद तुरंत एवोल्यूशन के अंदर चला जाता है। और अब एक डीमन लॉर्ड के सामने आता है एक सुप्रीम ड्रैगन जिसे हम कहते हैं डियो। अब डियो अपने फुल फॉर्म के अंदर फाइट करने के लिए चला जाता है हरक्यूलिस से। एंड तभी हरक्यूलिस के ऊपर वो अपने बहुत ही पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करता है। वो यूज़ करता है रेज इनकार्नेट। एंड रेज इनकार्नेट पूरी ताकत से, फुल पोटेंशियल से, फुल एनर्जी से सीधा जाकर हरक्यूलिस को लगता है। ये अटैक जैसे उसे लगता है हरक्यूलिस बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और स्टेडियम में एक क्रैक आना स्टार्ट हो जाता है। ये देखकर सुप्रीम लॉर्ड भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर रेज इनकार्नेट इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है जिसने मेरे स्टेडियम के अंदर एक क्रैक पैदा कर दिया। लगता है ये बैटल और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अब हम देखते हैं कि डियो अपनी पूरी ताकत को एक जगह इकट्ठा करता है और नेक्स्ट अटैक के लिए तैयार होता है। लेकिन तभी हरक्यूलिस आसमान में जंप लगाता है और काफ़ी ऊंचाई से अटैक करने की तैयारी करता है। ये देखकर ऐश बोलता है, लगता है ये अटैक थोड़ा पावरफुल होने वाला है डियो। मुझे लगता है हरक्यूलिस सेस्मिक टॉस की तरह ही कोई यूनिक अटैक ट्राई करने वाला है। तो क्या तुम तैयार हो उसे रोकने के लिए? अब हरक्यूलिस के इस मोस्ट पावरफुल अटैक को रोकने के लिए डियो अपनी पैरों को ज़मीन में गाड़ देता है ताकि वो वहाँ से अपना बैलेंस ना खो सके और अपनी पावर को एक जगह वो भी इकट्ठा करता है। अब हम देखते हैं कि हरक्यूलिस ने अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। हरक्यूलिस पूरी ताकत को एक जगह इकट्ठा करता है और फाइनल फ्लैश की तैयारी करता है। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर अटैक होता है जिसके अंदर कंबाइंड होता है इक्विनॉक्स। और हम देखते हैं कि इक्विनॉक्स और फाइनल फ्लैश के इस कॉम्बिनेशन अटैक को इस्तेमाल करने के लिए तैयार होता है हरक्यूलिस। हरक्यूलिस पूरी ताकत से अटैक करता है डियो के ऊपर और अपनी पूरी बॉडी की एनर्जी को इंसिनरेट करते हुए वो डियो के ऊपर अटैक करता है। ये अटैक सीधा जाकर डियो को लगता है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि डियो ने अपने पंजों के इस्तेमाल से उस अटैक को वहीं पे ब्लॉक कर दिया होता है। और तभी डियो अपनी पूरी ताकत लगाता है, फिनिक्स रिसर्जन का इस्तेमाल करके अपने आप को हील करता है और लगातार हीलिंग की एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए वो अपने आप को हील भी कर रहा होता है और अपने नेक्स्ट मूव का इस्तेमाल करने वाला होता है। तभी हम देखते हैं डियो अपनी फुल पावर से यूज करता है पायरो एपेक्स और जिसके बाद पायरो एपेक्स टकराता है फाइनल इक्विनॉक्स से। और जैसे ये दोनों अटैक टकराते हैं एक इंटेंस धमाका होता है जिसके बाद दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। डियो जिस ज़मीन के अंदर अपने पैरों को गाड़ के बैठा था वो पूरी की पूरी ज़मीन डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जहाँ पे ये स्टेडियम जिसने बनाया था सुप्रीम डीमन लॉर्ड वो भी हैरान हो जाता है इन दोनों की पावर को देखकर। जैसे ये अटैक ब्लास्ट करता है वैसे ही पूरा का पूरा स्टेडियम ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है। एंड जिसके बाद सभी डीमन लॉर्ड्स भी ये देखकर हैरान थे कि सबसे पहली बैटल से ही पूरा स्टेडियम ब्रेक कर रहा है, तो आने वाली बैटल में क्या कुछ नहीं होगा। अब डियो और हरक्यूलिस अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने फाइनल मूव का इस्तेमाल जैसे ही करते हैं पूरा स्टेडियम ब्रेक कर जाता है। दोनों पोकेमॉन काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं और हमें पता चलता है कि ये बैटल ड्रॉ हो जाती है। हरक्यूलिस और डियो दोनों ही बैटल में हार जाते हैं एंड जिस वजह से अब दोनों की बैटल एंड होने के बाद नेक्स्ट बैटल के लिए दोनों ही ट्रेनर्स तैयार होते हैं। जिस तरफ ऐश सुनता है अपने अगले पोकेमॉन द लेजेंडरी ड्रैगन, द ओमनीपोटेंट, द ओमनी गॉड बाक्शिया। एंड जिसके सामने द डीमन लॉर्ड जैक द रीपर चुनता है अपने अगले पोकेमॉन को। वो चुनता है एक ऐसे गॉड को जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। वो चुनता है एक ऐसे पोकेमॉन को जिसकी पावर के देखकर हर एक पोकेमॉन भयभीत हो जाता है। वो चुनता है अपोलियस को और हम देखते हैं कि अपोलियस आ जाता है स्टेडियम के अंदर। अब बाक्शिया वर्सेस अपोलियस के अंदर बैटल स्टार्ट होती है और ये बैटल काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होने वाली होती है। अब जैसे ही सुप्रीम लॉर्ड बोलता है तो चलो इस बैटल को शुरू करते हैं, तैयार हो जाओ ऐश का चाम जैक द रीपर, शुरू करो। लेकिन तभी अचानक से एक धमाका होता है। हम देखते हैं कि एक यूनिक पोर्टल खुलता है। उस पोर्टल से एक आदमी बाहर आता है जिसका ऑरा देखकर हर एक डीमन लॉर्ड भी भयभीत हो रहे थे। एक ऐसा आदमी बाहर आता है जिसकी पावर से सुप्रीम लॉर्ड भी उसके सामने झुकने पे मजबूर होता है। लेकिन इतनी सा इंटेंस पावर को एक्सर्ट करने वाला आदमी आखिर ये है कौन? एंड तभी हम देखते हैं कि वो आदमी कुछ बोलता है जिसको सुनने के बाद ऐश पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। वो आदमी बोलता है, क्या मुझे देरी हो गई सुप्रीम लॉर्ड? एंड जैसे ऐश ये बात सुनता है
ऐश पूरी तरीके से हैरान हो चुका था। वो शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, ग्रैंडपा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एंड तभी हम देखते हैं कि उस धुएं से, उस एनर्जी पोर्टल से बाहर आता है वो आदमी जिसे हम कहते हैं हेक्टर, द ग्रैंड मास्टर, द स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर इन द एंटायर यूनिवर्स, द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग, जो कि है ऐश का ग्रैंडफादर। एंड जैसे ही हम देखते हैं ऐश का ग्रैंडफादर हेक्टर एंट्री मारता है, सभी डीमन लॉर्ड्स उसके सामने झुक जाते हैं, उसे प्रणाम करते हैं। अब जैसे ही ऐश की नज़र पड़ती है सभी डीमन लॉर्ड्स के ऊपर, ऐश बोलता है, ग्रैंडपा ये लोग आपके सामने क्यों झुक रहे हैं? क्या आपने कुछ जादू किया है? एंड जिसके बाद ऐश के ग्रैंडपा बोलते हैं, नहीं ऐश मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, पर हाँ मैं यहाँ पे आया तो हूँ तुम्हें देखने के लिए। तो ऐश बोलता है, अच्छा तो क्या आप मेरी बैटल देखने के लिए आए हैं? लेकिन आप यहाँ पे कैसे आए? आप तो अर्थ पे थे, साटो के साथ उसे ट्रेनिंग दे रहे थे। तो ऐश के ग्रैंडपा हेक्टर बोलते हैं, हाँ मैं उसे ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन अभी के लिए मैंने ट्रेनिंग को छोड़ दिया है। ट्रेनिंग को एडम दे रहा है, यानी कि अब साटो ट्रेनिंग कर रहा है तुम्हारे डैड के साथ, तो कुछ समय के लिए उसे उसके साथ ट्रेनिंग करने दो ताकि वो स्ट्रांग बने। मैंने जितना कुछ साटो को सिखाया उससे वो काफ़ी स्ट्रांग तो बन चुका था, लेकिन जिसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना खुद भी ट्रेनिंग किया जाए, क्योंकि मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ कि मैं सारे काम छोड़कर आराम करता फिरूँ। एंड इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना लेजेंडरी मास्टर से मिला जाए। एंड जिसके बाद मैं मिलता हूँ तुम्हारे मित्र लेजेंडरी मास्टर से, जिसका नाम है जिन मोरी। जिसके बाद आज बोलता है, क्या आप जिन मोरी से मिले? पर कब? जिसके बाद हेक्टर बोलता है, तो क्या तुम्हें लेजेंडरी मास्टर ने बताया नहीं कि क्या कुछ हो रहा था अर्थ के ऊपर? तो ऐश बोलता है, नहीं मुझे कुछ नहीं बताया, मैंने अभी भी उनसे बैटल की थी, मेरी लास्ट बैटल उन्हीं के साथ थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरी बैटल से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं और वो मुझसे बैटल करने दोबारा आएंगे। तो जिसके बाद हेक्टर बोलता है, अच्छा तो मुझे लगता है कि उसने अपना काम नहीं किया, चलो ठीक ही है, उसने तुम्हारे साथ बैटल करके तुम्हारी पावर तो टेस्ट कर ली, लेकिन मैंने सोचा था कि वो सारी कहानी तुम्हें खुद ही बता देगा, लेकिन अब लगता है मुझे सब कुछ तुम्हें बताना पड़ेगा। तो ऐश बोलता है, पर ग्रैंडपा हुआ क्या? आखिर अर्थ पे ऐसी क्या प्रॉब्लम आई थी? जिसके बाद हेक्टर बोलता है, प्रॉब्लम तो ज़्यादा बड़ी नहीं थी ऐश, मैंने और एडम ने मिलकर, और हाँ साथ में साटो ने भी हेल्प की थी, हम सभी ने मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर दिया, लेकिन अगर तुम वहाँ होते तो शायद बात अलग होती। जिसके बाद हेक्टर बोलता है, अच्छा अगर तुम पूरी कहानी सुनना चाहते हो तो शायद तुम्हें स्टेडियम से बाहर आना पड़ेगा। इसके बाद बोलता है, पर मेरी बैटल चल रही है उसका क्या? एंड तभी हम देखते हैं कि हेक्टर सुप्रीम लॉर्ड से बोलता है, तो सुप्रीम लॉर्ड क्या ख्याल है, क्या ऐश को कहानी सुनानी चाहिए? तुम ये बैटल को थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हो, हम थोड़ी बातचीत कर लें फिर बैटल को रिज्यूम कर देना। इसके बाद सुप्रीम लॉर्ड बोलता है, ठीक है हेक्टर यार, तुमने कहा तो करना पड़ेगा। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि सुप्रीम लॉर्ड बोलता है, तो मैं सुप्रीम लॉर्ड ये ऑर्डर देता हूँ जैक द रीपर डीमन लॉर्ड को कि वो अपनी जगह पर जाकर बैठ जाइए, तब तक के लिए जब तक ऐश के ग्रैंडपा उसे सब कुछ बता नहीं देते। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ये बैटल को पोस्टपोन किया जाता है कुछ समय के लिए, और हम देखते हैं कि अब सारे डीमन लॉर्ड, सुप्रीम लॉर्ड और साथ में हेक्टर और ऐश बैठते हैं एक कमरे के अंदर, जिसे हम कहते हैं द रेल्म ऑफ कॉन्करर्स। एंड इस रेल्म के अंदर जब हम देखते हैं ऐश और हेक्टर आमने सामने बैठते हैं, तो हेक्टर अपनी सारी बातें बताना स्टार्ट करता है ऐश को। हेक्टर बोलता है, तो ऐश अगर तुम ये सब जानना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन इसमें कोई इतना बड़ा इंटरेस्टिंग बात नहीं है। वैसे अगर तुम वहाँ होते तो बात अलग होती, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, लेकिन चलो मैं शुरू से शुरू करता हूँ। तो जैसे ही तुम यहाँ से निकले थे साटो के साथ, तभी हमने देख लिया था कि आइजन तुम्हें अपने साथ ले जा चुका है, और वैसे ये सब प्लान मेरा ही था, आइजन को यहाँ बुलाने का, तुम्हें उसके साथ भेजने का, और यहाँ तक का सारा प्लान मेरा ही था। बट मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि तुम ही खुद अपनी पावर को अवेकन करो और तुम खुद पहुंचो इन्फिनिटी गॉड को कैच करने के लिए। और फाइनली वो तुमने करके भी दिखाया, और साथ ही साथ तुमने इन्फिनिटी गॉड को हराने के बाद इमोसामा के रेल में जाकर इमोसामा को भी हरा दिया। मानना पड़ेगा ऐश, मैंने इतना भी नहीं सोचा था कि तुम इतने ज़्यादा ताकतवर बन जाओगे, बट हाँ तुमने कर तो दिखाया। जिसके बाद बोलता है, तो क्या ये आपका प्लान था, लेकिन आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जिसके बाद एक्टर बोलता है, हाँ चलो तुम्हें कहानी बतानी पड़ेगी, मैंने सोचा शॉर्टकट में बता दूँ, पर लेकिन तुम लगता है कन्विंस नहीं होने वाले, तो चलो शुरू करता हूँ। तो जब तुम अपने अर्थ की प्रोटेक्शन के लिए तैयारी कर रहे थे और तुम्हें पता है कि मैं घर पर ज़्यादा टाइम रहता नहीं था, साटो को ट्रेनिंग देने के बाद मैं अपने काम के लिए निकल जाता था। एंड वो काम ये था कि मुझे तैयार करना था तुम्हें, ताकि मैं तुम्हें आइजन तक भेज सकूं। एंड इसलिए मैंने आइजन के साथ मिलकर प्लान बनाया कि आखिर तुम्हें कैसे
पहुंचाया जाए। एंड इसीलिए आइजन मान गया और आइजन ने कहा तो ठीक है, हम यही करने वाले हैं। एंड जिसके बाद आइजन ने और मैंने मिलकर ये प्लानिंग कंप्लीट की। और जिसके बाद जैसे ही आइजन तुम्हें अपने साथ डायमेंशन में लेके गया, साटो पीछे पीछे आ गया। अब मैंने सोचा नहीं था कि साटो तुम्हारे साथ जाएगा, लेकिन जो होना था वो हुआ नहीं और जो नहीं होना था वो हो गया, जिसके चक्कर में तुम फिर से बच्चे बन गए और साटो तुम्हारे साथ चला गया। बट जो भी हो, ये भी अच्छा ही हुआ था कि साटो की थोड़ी ट्रेनिंग हो गई और उसने कुछ यूनिक काइंड के पोकेमॉन पकड़े जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे। लेकिन हाँ, जिसके बाद जब साटो और तुम वहाँ पे पहुँचे, जब आयरन कार्ड वर्ल्ड के अंदर तुम लोगों ने फाइट की स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग से, एंजल से और इतने सारे पावरफुल ट्रेनर्स से, इतने सारे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन से, तुम्हारी पावर लेवल्स बढ़ती गई। और जैसा कि मुझे यहाँ पे पता चल ही रहा था कि तुम क्या कर रहे हो, मैं यहाँ पे साइड बाय साइड सुप्रीम लॉर्ड से बातें करता था। मैं उनसे पूछता था कि आखिर तुम्हारा प्लान कैसा चल रहा है, क्योंकि एलियन वर्स के अंदर जाने के लिए तुम्हें हम तैयार कर रहे थे। क्योंकि एलियन वर्स में कुछ ऐसे पावरफुल बीइंग्स रहते हैं जो कि तुम्हारी पावर को देखने के बाद पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि वो तुमसे फाइट करना चाहते हैं। तुम्हारे साथ बैटल कर कर वो टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या सच में ऐश केचम वर्दी है इतने बड़े टाइटल के लिए। एंड इसलिए हमें फोकस करना पड़ा तुम्हें और ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए, क्योंकि एलियन वर्स के जितने भी स्ट्रॉन्गर ट्रेनर्स हैं, जितने भी मास्टर्स हैं, जितने भी गॉड्स हैं, वो मामूली नहीं हैं। उनकी पावर लेवल्स इंसेन है। वो मुझसे, सुप्रीम लॉर्ड से, तुम्हारे डैड से, तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है ऐश। एंड इसलिए हमें तुम्हें तैयार करना था ताकतवर बनाने के लिए। एंड हमारा प्लान कुछ इसी तरह काम कर रहा है। जिसके बाद जब तुम यहाँ पे आयरन कार्ड वर्ल्ड से सीधा पहुँचे डार्क रेल्म के अंदर और तुमने फाइट की अगेंस्ट ऑरा गार्डियंस। एंड 10 के 10 ऑरा गार्डियंस मेरे ही भेजे गए थे। जैसे कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे ग्रेट पता नहीं कितने ग्रेट थे वो ग्रैंडपा, बट हाँ, जैसे कि तुम्हें पता है तुम्हारे ग्रेटेस्ट ग्रैंडपा सर एरॉन थे, वो भी एक ऑरा गार्डियन थे। वो किंग थे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन उन्होंने अपनी पावर को अपने अंदर तक नहीं रखा। एंड उन्हीं की पावर तुम में और मुझ में रिलाई करती है। और इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी इस पावर को क्यों ना अल्टीमेट एकदम एक्सट्रीम लेवल पे ले जाया जाए, जहाँ पे अनलॉक होने के बाद तुम सबसे स्ट्रांग बन जाओ। एंड इसलिए मैंने तुम्हें डार्क वर्ल्ड के अंदर भेजा। अब डार्क वर्ल्ड में तुम जब अचानक से पहुंचे, तुमने वहाँ पे जाइलोन की हेल्प ली। जाइलोन हमेशा से मेरी बातें सुनता था। वो तुम्हारी बॉडी पे ज़रूर था, लेकिन मैंने उसको छुपा के रखा था। इसलिए मैंने उसे कहा था कि जब तक टाइम नहीं आए तब तक तुम अपनी रियलिटी को ऐश के सामने नहीं लाओगे। एंड उसके बाद उसने अपनी सच्चाई को तुम्हारे सामने लाया, तुम्हारी हेल्प की ऑरा गार्डियंस से फाइट करने के लिए। एंड फाइनली तुमने ऑरा गार्डियंस को हराया। और जिसके बाद तुम बन चुके थे इन्फिनिटी गॉड को हराने के कैपेबल। एंड जिसके बाद जब तुमने इन्फिनिटी गॉड को हराने के बाद उन्हें कैप्चर किया, तो तुम उस रैंक के गॉड बन गए। एंड जिसके बाद तुम्हें पता चला कि कैसे आइजन की तुम्हें हेल्प करनी है। एंड तुम चले गए आइजन के साथ ईमू सामा की हेल्प करने के लिए। एंड उसी चक्कर में तुम गलती से दूसरे वर्ल्ड के अंदर भी चले गए थे, क्योंकि तुम्हारी मेमोरी के साथ ईमू ने छेड़खानी कर दी थी। मैंने उसे कहा था कि ऐसा नहीं करे, बट पता नहीं उसे मजे लेने की क्या आदत है। एंड जिसके बाद वो सब होने के बाद तुमने रेली के साथ भी ट्रेनिंग ली। रेली ने तुम्हें ड्रैगन्स मिलाए। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं ऐश, तो तुम्हें वो ड्रैगन्स को जल्दी कैप्चर करना चाहिए था। तुमने काफ़ी टाइम लगाया, लेकिन चलो फाइनली तुमने उन ड्रैगन्स को कंप्लीट किया। एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन्स को कंबाइन करने के बाद तुम्हारे पास ड्रैगनील भी आ गया। एंड ये देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस था कि तुमने ड्रैगनील को आखिरकार अवेकन कर लिया, द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन टाइप पोकेमॉन। एंड जब फाइनली तुम ईमो के साथ एलियन वर्स के अंदर जा रहे थे, तभी मैं समझ गया था कि तुम्हारी पावर कैपेबल नहीं है। इसलिए मैंने वहाँ पे एक डीमन लॉर्ड को भेजा तुम्हें वहाँ पे रोकने के लिए, जो कि एलियन वर्स का डीमन लॉर्ड है। इनमें से कोई नहीं है वो, ठीक है, मैंने पहले बता दिया। एंड जब तुम उसके सामने थे, ईमू सामा हार गया, तो तुम समझ सकते हो कि तुम कितने ज़्यादा वीक थे उस टाइम। एंड ईमू को मैंने उसके साथ भेज दिया और तुम्हें इस पोर्टल से भेज दिया सीधा इस रेल्म के अंदर। मैंने तुम्हें भेज दिया इस वर्ल्ड में, जिस वर्ल्ड के अंदर तुमने अपनी ही दुनिया बसाई, जिस दुनिया को तुम कहते हो टेम्पेस्ट। एंड ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। एंड फाइनली तुम वेल्डोरा से मिले, जो कि तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन टाइप पोकेमॉन बन चुका है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप। आई मीन वो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तुम उसे ट्रेनिंग देते हो तो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। लेकिन अब तक के लिए तुमने अपनी पावर को काफ़ी इंटेन लेवल तक पहुँचा दिया था। और जिस शैडो मोनार्क की पावर तुम्हारे अंदर रिलाई करती है ऐश, क्या तुमने कभी सोचा कि वो तुम्हें अंदर कहाँ से आई? वो तुम्हारे डैड ने भेजी थी। एडम ने मुझे कहा था कि शैडो मोनार्क की पावर को अगर अनलीश नहीं किया गया तो ऐश की बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है और वो शायद अपनी पावर कभी भी खो सकता है। एंड इसीलिए हमने टाइम टू टाइम तुम्हारी शैडो मोनार्क की पावर को अनलीश किया। एंड फाइनली तुमने उसे भी मास्टर कर लिया, लेकिन अभी भी तुम्हें उसके सुप्रीम लेवल पे पहुंचना बचा है, जो कि हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और फाइनली तुमने सारे डीमन लॉर्ड्स में से 4 डीमन लॉर्ड्स को हरा भी दिया है। और अब मैं आया हूँ तुम्हारी बैटल देखने के लिए। वैसे मैं जल्दी आने वाला था, बट मुझे काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पहुँचते पहुँचते। एंड बीच में काफ़ी सारी प्रॉब्लम और आ गई थी, बट हाँ,
और जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था कि अर्थ पे क्या प्रॉब्लम हुई थी, तो ऐश चलो बता ही देता हूँ। अर्थ जैसे तुम निकले, ओमनिवर्स गॉड की पावर अचानक से रीअवेकन हो गई एंड वो अवेकनिंग पावर इतनी ज़्यादा इंटेंस थी कि जिसने अपनी हाफ अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया। और आधी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के बाद ओमनिवर्स गॉड ने, यानी कि तुम्हें पता है END ने, अपनी सारी पावर को कंज्यूम करना स्टार्ट किया। उसने अर्थ के लाइफ फॉर्म से सारी की सारी एनर्जी खींची और अपने अंदर ट्रांसफ़र कर ली, जिसके बाद वो इतना ज़्यादा ताकतवर बन चुका था जिसको रोकना मेरे अकेले के बस में नहीं था। एंड इसलिए तभी मैंने एडम की पावर और साटो की पावर को कंबाइन किया अपनी पावर के साथ और उसे हराया। एंड हाँ, फाइनली काफ़ी ज़्यादा दिनों तक फाइट करते करते हमने उसे हरा ही दिया। वैसे ये बैटल काफ़ी इंटेंस लेवल पे गई थी एंड तभी मुझे समझ में आ गया कि मैं वीक हूँ, मैं उतना ज़्यादा ताकतवर नहीं बना हूँ जितना मुझे होना चाहिए। एंड तब से मैंने ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया सुप्रीम लॉर्ड के साथ एंड फाइनली आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट। एंड अगर मैं तुम्हें कहूँ एलियन वर्स में मैं स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर 10 में आता हूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? ऐश इतनी सारी बातें सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। ग्रैंडपा इतनी ज़्यादा ताकतवर बन चुके हैं, जब से ऐश ट्रेनिंग कर रहा है वो अब तक इतने ही लेवल पे पहुंच पाया है कि वो डीमन लॉर्ड्स को हरा सके। लेकिन ऐश के ग्रैंडपा टॉप 10 सुप्रीम लॉर्ड्स में आते हैं, वो स्ट्रॉन्गेस्ट हैं एलियन वर्स के अंदर, टॉप 10 के अंदर। ऐश इतनी सारी इस बातों को एक साथ समझ नहीं पा रहा होता एंड तभी हेक्टर बोलता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ तुम मुझसे जेलस हो, मेरा पोता है, मुझसे जेलस ज़रूर होगा, मैं स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, बट हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मुझे एक दिन सरपास ज़रूर करोगे। एंड वो दिन काफ़ी ज़्यादा करीब है, एलियन वर्स में जाने का समय आ चुका है एंड सून तुम्हारे बेटे और तुम्हारे डैड का आना भी यहाँ पे होगा। तो वो भी दोनों हेल्प करने वाले हैं एलियन वर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक एंटिटी है जो कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है एंड वो एंटिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है ऐश। उसे रोकने के लिए ही हमने तुम्हें चुना है, क्योंकि तुम ही हो द चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी, तुम ही हो जो उसे रोक सकता है एंड इसीलिए हमने तुम्हें चुना है। सिर्फ मैंने ही नहीं, तुम्हारे डैड ने भी और बाकी सभी सुप्रीम लॉर्ड्स ने भी। एंड इसीलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारे बेटे साटो के पास काफ़ी इंटेंस पावर है, लेकिन अभी वो इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं हुआ है जो कि एलियन वर्स को डिस्ट्रॉय करे। लेकिन फिर भी मैंने उसे ट्रेनिंग देकर इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि वो मल्टीवर्स मास्टर लेवल तक को हरा सकता है बिल्कुल आसानी से। तो इसीलिए वो तुम्हारे साथ ज़रूर देने आएगा, लेकिन अभी के लिए उसकी ट्रेनिंग इनकम्प्लीट है। तो एडम के साथ वो ट्रेनिंग में लगा हुआ है, लेकिन जैसे की बात है मैं सीरियसली अब कर रहा हूँ, तुम्हें सारे डीमन लॉर्ड्स को हरा के प्रूव करना होगा कि क्या तुम एलियन वर्स में जाने के कैपेबल हो। एंड इसलिए मैं तुम्हारी बैटल देखने आया हूँ ऐश, क्योंकि मैंने अब तक तुम्हारी जितनी भी बैटल्स देखी है तुम हमेशा से हर एक बैटल जीतते आए हो। लेकिन अगर तुम इनमें से एक भी बैटल हार जाते हो तो हमारी बात असत्य हो जाएगी और हम समझ जाएंगे कि तुम चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी नहीं हो। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम अपनी ताकत पूरी दिखाने वाले हो और मेरी तरफ से मैं तुम्हें पावर देता हूँ इस बैटल को जीतने के लिए। और अगर तुम्हें पावर ही चाहिए, तुम्हारे ल्यूक निंजा को पावर अप देने के लिए, मैं बुलाता हूँ ग्रेनिंजा बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं कि गार्डियन ग्रेनिंजा बाहर आता है और गार्डियन ग्रेनिंजा से ऐश मिलता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। ऐश बोलता है, गार्डियन ग्रेनिंजा आपसे काफ़ी सालों बाद मिल रहा हो। एंड जिसके बाद गार्डियन ग्रेनिंजा बोलते हैं, हाँ ऐश मैं भी। एंड जिसके बाद ल्यूक निंजा की पावर को अप करने के लिए गार्डियन ग्रेनिंजा अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। एंड जैसे ही वो पावर ट्रांसफ़र होती है ल्यूक निंजा के अंदर, वो और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। उसकी पावर को देखने के बाद ऐश बहुत ज़्यादा शॉक था कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि ऐश के ग्रेनिंजा की पावर से, ऐश के लुकारू की पावर से, ऐश के ल्यूक निंजा की पावर से भी ज़्यादा ताकत गार्डियन ग्रेनिंजा के अंदर अभी भी एक्सिस्ट करती है। तो ऐश तुम्हारे ल्यूक निंजा की पावर तो अब हो चुकी है, लेकिन अब मैं तुम्हें एक स्पेशल चीज़ देना चाहता हूँ जो कि तुम्हारे डैड ने मुझे दी है। हाँ उन्होंने कहा था कि ये तुम्हें देना चाहिए बहुत पहले ही, लेकिन मुझे लेट हो गया। तुम्हें पता है ना मैं बहुत आलसी हूँ, बट हाँ फिर भी तुम ये ले लो अब। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि हेक्टर अपनी मैजिकल स्पेल पढ़ता है और उसके सामने अचानक से एक रिंग आ जाती है। वो रिंग को देखकर ऐश बोलता है, आखिर ये कैसी रिंग है? एंड जिसके बाद हेक्टर बोलता है, तुम इसे नॉर्मल रिंग समझने की गलती बिल्कुल मत करना ऐश, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसके अंदर जो मैजिक फ्लो हो रहा है वो मैं तुम्हें देना चाहता था, मतलब एडम देना चाहता था। मैं अपनी तारीफ़ क्यों करता रहता हूँ, बट हाँ फिर भी तुम इस रिंग को ले लो फटाक से, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ही बनी है। ये रिंग से तुम्हारा एक पोकेमॉन काफ़ी ताकतवर बनने वाला है एंड तुम्हारे पास जो भी फायर टाइप पोकेमॉन होगा उसकी तो पावर लेवल और भी ज़्यादा इंसेन लेवल पे जाएगी। तो तुम चुन लेना कि तुम्हें किससे देनी है पावर। तुम्हें बस जब भी इस पोकेमॉन को तुम्हें पावर देनी हो, किसी भी पोकेमॉन को, तो बस इस रिंग के अंदर स्पेल करना है उस पोकेमॉन का नाम एंड हाँ तुम उसे कोई भी मंत्र दे सकते हो, तुम्हारी इच्छा।
जितना पावरफुल वो तब होगा उससे भी ज़्यादा पावरफुल, या फिर कह लो 100 गुना, 1000 गुना। कितना यार सुप्रीम लॉर्ड बोलता है मुझे नहीं पता हेक्टर, बट आई गेस 1000% तो पावरफुल हो ही जाएगा। इसके बाद बोलता है क्या ये सब बातें आप इतनी आसानी से कैसे कह सकते हो। जिसके बाद हेक्टर बोलता है अरे यार छोड़ो ऐश तुम, पर हाँ पावरफुल हो जाएंगे, लेकिन तभी के लिए तुम तैयार करो अपनी आप को, क्योंकि तुम्हें 4 और डीमन लॉर्ड्स को हराना है। वैसे जैक द रिपर के साथ कितनी बैटल हो गई सुप्रीम लॉर्ड? अभी एक ही हुई है। अच्छा, लगता है कि अभी और फाइट बची है। तो ऐश तुम फोकस करो जैक द रीपर को हराने के लिए, क्योंकि वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन लॉर्ड्स में आता है। एंड जिसके बाद बाकी 3 डीमन लॉर्ड्स को भी हराना है, वो और भी ज़्यादा ताकतवर होने वाले हैं। तो हाँ, उन सभी को हराने के बाद तुम्हें हम लेकर चलेंगे आइलैंडवर्स के अंदर। ऐश बोलता है मुझे लिटरली ग्रैंडपा कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे बोल रहे हो, बट आई गेस आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो कि आपके लिए ये सब पावर नॉर्मल हो चुकी है। जिसके बाद एक्टर बोलता है मैं अपनी तारीफ नहीं करता, बट हाँ ऐश मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ कि मैं तुम्हें एक थप्पड़ में उड़ा दूंगा। व्हाट द हैक? तो ऐश बोलता है ठीक है ग्रैंडपा, अब मैं समझ चुका हूँ कि मेरे ऊपर कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। एंड यू नो व्हाट, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एंड उन सभी को फुलफिल करने के लिए मैं तैयार हूँ ग्रैंडपा। एंड जिसके बाद हेक्टर बोलता है तथास्तु ऐश, तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि अब फाइट में तुम्हें ही जीतना होगा। मैं तुम में देखना चाहता हूँ उस धधकती आग को, मैं देखना चाहता हूँ उस पावर को, तो मुझे दिखाओ डेलिया पुत्र ऐश कचम। वैसे ये वाला लाइन थोड़ी ज़्यादा ही वियर्ड हो गई नहीं, मतलब हाँ तुम लोग कमेंट में इग्नोर कर सकते हो। चलो फोकस करते हैं स्टोरी के ऊपर। अब हम देखते हैं कि हेक्टर की सारी कहानी सुनने के बाद ऐश सब समझ जाता है कि आखिर रियलिटी में क्या हो रहा था उसके साथ। अब तक जो कुछ हो रहा था वो आइजन का प्लान नहीं था, वो द प्लान ऑफ हेक्टर, द ग्रैंडफादर ऑफ ऐश कैचम। लेकिन क्या हेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है जो कि ऐश को इतनी आसानी से इतनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ें दे रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। सुप्रीम लॉर्ड के साथ उसका उठना बैठना है, डीमन लॉर्ड्स उसके सामने झुकते हैं, एंड एलियनवर्स के अंदर वो टॉप 10 में आता है। तो समझ सकते हो कि हेक्टर अचानक से इतना ताकतवर कैसे हो गया, ये तो अब तक मिस्ट्री है। एंड ये सारी चीज़ें जाने बिना तो हेक्टर को ऐश छोड़ने वाला नहीं है, एंड इसलिए हम ये सब बात जानेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन अभी के लिए हम देखने वाले हैं फाइट अगेंस्ट जैक द रीपर वर्सेस ऐश कैचम। एंड अब हम देखते हैं कि ऐश उस रिंग को पहनने के बाद हेक्टर को बोलता है तो ग्रैंडपा मैं यूँ गया और कुछ समय बाद आया, क्योंकि बैटल में टाइम लगता है। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि हेक्टर सुप्रीम लॉर्ड के साथ बैठ जाता है, और सभी डीमन लॉर्ड्स भी अपनी अपनी जगह पर स्टेडियम में आकर बैठ जाते हैं। एंड हाँ, टेम्पस के सभी लोग अब ऐश को फिर से चीयर करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड अब बैटल शुरू होती है जैक द रीपर वर्सेस ऐश कैचम की दोबारा से, जब ऐश चुनता है अपने पोकेमॉन बाक्शिया को और यहाँ पे जैक द रीपर चुनता है अपने पोकेमॉन अपोलियस को, और बैटल बिगिन। अब ऐश बोलता है बाक्शिया यूज करो अपने अटैक का पावरफुल मूव, यूज करो गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन। बाक्शिया गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने जैक द रीपर बोलता है अपोलियस इस्तेमाल करो अपने अटैक का, यूज करो ड्रैगन स्मैश। एंड हम देखते हैं कि अपोलियस ड्रैगन स्मैश अटैक का इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं दोनों ही पोकेमॉन के अटैक टकराते हैं और एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। इसके बाद अपोलियस अचानक से एक और अटैक का इस्तेमाल करता है, वो यूज कर देता है सिल्वर ब्लेड का। जैसे ही वो सिल्वर ब्लेड का इस्तेमाल करता है, उसको रोकने के लिए बाक्शिया इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, वो यूज करता है शैडो फोर्स का। शैडो फोर्स की मदद से वो उस अटैक को रोक तो देता है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि अपोलियस अपनी सिल्वर ब्लेड को और बड़ी करता है, उसे और ज्यादा इनहेंस करता है अपनी मैजिकल एनर्जी से। एंड जिसके बाद शैडो फोर्स को काटते हुए वो अटैक सीधा जाकर बाक्शिया को लगता है, और जैसे ही बाक्शिया को ये अटैक लगता है वो बहुत ही ब्रूटली इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तभी बाक्शिया दोबारा खड़ा होता है और ऐश बोलता है बाक्शिया चलो इन्हें दिखाते हैं कि असली पावर क्या होती है, अभी यूज करो टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि बाक्शिया टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है और एक बहुत ही पावरफुल अटैक सीधा अपोलियस के ऊपर मारता है। अटैक जैसे अपोलियस को लगता है वो भी बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो दोबारा खड़ा होता है और अपोलियस इस्तेमाल करता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का, वो यूज़ करता है बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक को कंट्रोल करने वाले एनर्जी का इस्तेमाल करता है, वो यूज़ करता है फैंटम फैंग का। एंड हम देखते हैं कि फैंटम फैंग का जैसे वो इस्तेमाल करता है बाक्शिया को ये अटैक बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड कर देता है। अब बाक्शिया तुरंत खड़ा होता है एंड जिसके बाद इस्तेमाल करता है अपने अटैक का। बाक्शिया यूज़ करता है ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट, एंड जिसके बाद ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट सीधा जाकर लगता है अपोलियस को, और ये अटैक के लगते ही अपोलियस बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है।
दोनों ही पोकेमॉन बहुत टक्कर की बैटल कर रहे होते हैं। यहाँ पे लगातार अपोलियस अपने अटैक से बाक्ष्य को डैमेज कर रहा होता है, तो एक तरफ बाक्ष्य अपने एनर्जी पावर से, अपने एनर्जी ब्लास्ट से अटैक कर रहा होता है अपोलियस के ऊपर। दोनों ही पोकेमॉन अंत तक लड़ रहे होते हैं एंड तभी टाइम आता है एक अल्टीमेट मूव का। हम देखते हैं कि ऐश बोलता है बाक्ष्य चलो इस बैटल को अभी खत्म करते हैं, पूरी ताकत लगाकर इस्तेमाल करो, फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि अब अपोलियस तुरंत तैयार होता है अपने अगले मूव का इस्तेमाल करने के लिए। जैक द रीपर बोलता है अपोलियस हम भी इसे खत्म करते हैं, यूज करो ओवर ड्राइव। एंड हम देखते हैं कि अब ओवर ड्राइव वर्सेस फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट दोनों टकराते हैं, एक इंटेंस लेवल का धमाका होता है और जिसके बाद पूरा का पूरा स्टेडियम हिल जाता है और हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन दूर जाकर गिरते हैं, काफ़ी ज़्यादा दूर। एंड जिसके बाद हर जगह धुआं हो जाता है और धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन नीचे गिरे हुए होते हैं, यानी कि दोनों ही पोकेमॉन ये बैटल हार जाते हैं एंड सेकंड राउंड भी ड्रॉ हो जाता है। एंड जिसके बाद हम तैयार होते हैं थर्ड राउंड के लिए। हेक्टर यहाँ पे बैटल देखकर बोल रहा होता है अपोलियस के अंदर काफ़ी ताकत थी लेकिन बाक्ष्य ने भी कम ताकत नहीं दिखाई, दोनों काफ़ी टक्कर की बैटल की है, पर हाँ मुझे लगता है कि ऐसे बैटल जीत सकता था अगर उसने अपनी अवेकन पावर का इस्तेमाल किया होता तो। बट हाँ ठीक है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। तभी हम देखते हैं कि अब अपोलियस के हारने के बाद जैक द रीपर काफ़ी गुस्सा हो जाता है एंड बोलता है ऐश कैचम अगर मैं तुम्हें हराना चाहूँ तो उसके लिए मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड की पावर चाहिए एंड इसलिए मैं चुनता हूँ ओडिन को। एंड हम देखते हैं कि अब जैक द रीपर ओडिन को स्टेडियम में बुला लेता है, जिसके सामने ऐश चुनता है उसके स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टनर पोकेमॉन पिकाचू को। एंड हम देखते हैं कि अब पिकाचू वर्सेस ओडिन के अंदर बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश बोलता है पिकाचू यूज करो अपने पावरफुल अटैक का, यूज करो बोल्ट स्ट्राइक। एंड पिकाचू बोल्ट स्ट्राइक से तुरंत बैटल की शुरुआत करता है और ये अटैक सीधा जाकर ओडिन को लगता है, पर ओडिन ये अटैक को रोक देता है और पिकाचू के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ओडिन की इतनी ताकत से पिकाचू काफ़ी दूर जाकर गिरता है, लेकिन पिकाचू अपने आप को संभालता है और ऐश बोलता है चलो पिकाचू इस बैटल को जल्दी खत्म करते हैं, या फिर कह लो इसे अभी खत्म करते हैं। पिकाचू यूज करो बजरंग गन। एंड जिसके बाद पिकाचू पूरी ताकत से बजरंग गन का इस्तेमाल करता है और बहुत पावरफुल अटैक सीधा जाकर ओडिन को लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस अटैक को ओडिन झेल लेता है। सबको लग रहा होता है कि ओडिन हार गया, लेकिन तभी ओडिन वापस खड़ा होता है। ये देखकर ऐश बोलता है आखिर कैसे, मेरे पिकाचू का बजरंग गन अटैक को आज तक कोई झेल नहीं पाया, तो ये ओडिन कैसे झेल सकता है, आखिर ये कौन सा पोकेमॉन है। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि अब जैक द रीपर बोलता है तो चलो अब इन्हें हम अपनी ताकत दिखाते हैं। ओडिन तैयार हो जाओ अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का इस्तेमाल करने के लिए, यूज करो पावरफुल अटैक का, यूज करो हेवनली डिस्ट्रक्शन। एंड हम देखते हैं कि जैसे हेवनली डिस्ट्रक्शन का ओडिन इस्तेमाल करता है एक बहुत ही पावरफुल जजमेंट गिरता है पिकाचू के ऊपर एंड ये अटैक से पिकाचू बहुत ही ब्रूटली इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तभी पिकाचू दोबारा खड़ा होता है और ऐश बोलता है पिकाचू मुझे लगता है कि ओडिन कोई मामूली पोकेमॉन नहीं है, उसे हराने के लिए हमें ज़्यादा ताकत चाहिए। तैयार हो जाओ पिकाचू क्योंकि हम अब एक अवेकन मोड में जाने वाले हैं। तैयार हो जाओ पिकाचू, अभी यूज़ करते हैं प्राइम मोड। एंड जिसके बाद हम देखते हैं इसका पिकाचू तुरंत चला जाता है प्राइम मोड के अंदर। एंड जिसके बाद बोलता है पिकाचू तैयार हो जाओ अपने अगले मूव के लिए, यूज करते हैं जी मूव का 10 बिलियन बोल्ट थंडर बोल्ट। एंड जिसके बाद इसका पिकाचू अपनी जी मूव को एक्टिवेट करता है और यूज करता है 10 बिलियन बोल्ट थंडर बोल्ट। एंड जैसे अटैक लगता है ओडिन को, वो बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और अब वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद ओडिन से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था एंड ये देखकर ऐश समझ जाता है कि अब पिकाचू के इस अटैक ने ओडिन का काम कर दिया। लेकिन तभी ओडिन दोबारा खड़ा हो जाता है एंड जिसके बाद बोलता है अच्छा तो यह बैटल इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। जैक द रीपर बोलता है ठीक है ओडिन, अब पिकाचू हराने के लिए हम उस अटैक का इस्तेमाल करेंगे, क्या तुम तैयार हो। जिसके बाद ओडिन तैयार होता है और हम देखते हैं जैक द रीपर बोलता है तैयार हो जाओ ओडिन, यूज़ करते हैं हेवनली रेजरेक्शन। और हम देखते हैं कि जैसे ही हेवनली रेजरेक्शन का ओडिन इस्तेमाल करता है वो पूरी तरीके से
हील हो जाता है। अब जैसे ही ओडिन यहाँ पे कंप्लीट हील होता है, वो रिकवर हो जाता है। ये देखकर ऐश काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर एक ऐसा पोकेमॉन जो कि अपने आप को कंप्लीट हील कर लेता है, उसे हराने के लिए किस अटैक का इस्तेमाल किया जाए। एंड तभी ऐश बोलता है ठीक है पिकाचू, हमें एक मौका भी इसे नहीं देना है, हमें इसे तुरंत हराना होगा। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि ओडिन इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, वो यूज़ करता है अपने मोस्ट पावरफुल अटैक का आर्केन स्मैश। एंड जैसे वो आर्केन स्मैश का इस्तेमाल करता है, पिकाचू को अटैक लगता है, लेकिन तभी पिकाचू ऑरा व्हील की मदद से उसे काउंटर करने लगता है। इसके बाद बोलता है तो तैयार हो जाओ पिकाचू, अब इसे खत्म करने का टाइम आ चुका है। थंडर डीमन, थंडर ड्रैगन, आयरन फिस्ट। एंड जिसके बाद पिकाचू थंडर डीमन, थंडर ड्रैगन एंड फिस्ट का इस्तेमाल करता है। ओडिन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है, जिससे कि ओडिन जमीन में जाकर धंस जाता है। एंड तभी ऐश बोलता है पिकाचू थंडर नोवा थ्रस्ट। पिकाचू थंडर नोवा थ्रस्ट का अगेन इस्तेमाल करता है और यह अटैक से और ज़्यादा ब्रूटली वो इंजर्ड कर देता है ओडिन को। एंड तभी ऐश बोलता है पिकाचू अब इसे खत्म करते हैं फाइनल मूव के साथ। अब जैक द रीपर यहाँ पे कोई भी अटैक का नाम लेने वाला ही होता है, इससे पहले ही ऐश बोलता है पिकाचू इस बैटल को खत्म करने के लिए द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक, द हेवनली अटैक, जो अटैक हेवंस को भी डिस्ट्रॉय कर दे, इस्तेमाल करते हैं बजरंग गन। एंड जैसे ऐश का पिकाचू बजरंग गन का इस्तेमाल करता है, यह अटैक सीधा जाकर ओडिन को लगता है और यह अटैक के लगते ही ओडिन वहीं पे हार जाता है और इस राउंड का विनर ऐश का पिकाचू बन जाता है। अब ऐश के पिकाचू ने यहाँ पे जैक द रीपर के ओडिन को हरा दिया। अब ओडिन के हारने के बाद जैक द रीपर चुनता है अपने अगले पोकेमॉन को, जो कि होता है सैलामेंडर। एंड सैलामेंडर के सामने होता है पिकाचू, और पिकाचू वर्सेस सैलामेंडर के अंदर अब ये बैटल स्टार्ट होती है। एंड हाँ, ये बैटल बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि सैलामेंडर जैक द रीपर का टॉप 3 वाला पोकेमॉन है, यानी कह लो उसका 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। तो हम देखने वाले हैं कि क्या पिकाचू सैलामेंडर को हरा पाता है या फिर वो खुद हार जाता है। अब हम देखते हैं कि पिकाचू को ऐश बोलता है पिकाचू तैयार हो जाओ अपने अगले मूव के लिए, यूज करो फुल पावर से कैनन बोल्ट। पिकाचू कैनन बोल्ट का इस्तेमाल करता है। एंड तभी जैक द रीपर बोलता है अभी सैलामेंडर इस्तेमाल करो अपने अटैक का, यूज करो अपनी पावर का, यूज करो इथीरियल बीम। एंड हम देखते हैं कि सैलामेंडर इथीरियल बीम का इस्तेमाल करता है, लेकिन पिकाचू कैनन बोल्ट की मदद से इतनी ज़्यादा स्पीड में होता है, इतनी ज़्यादा क्विक पावर में होता है कि वो उन सभी अटैक को डॉज करते हुए सीधा सैलामेंडर के ऊपर पहुंच जाता है। और तभी ऐश बोलता है पिकाचू मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए थोड़ा हार्ड होने वाला है, तीसरी बार हम ये कर रहे हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा। तैयार हो जाओ पिकाचू, इस्तेमाल करो अपने अटैक का, यूज करो बजरंग गन। एंड हम देखते हैं कि आज का पिकाचू अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक बजरंग गन इस टाइम पे तीसरी बार मार रहा होता है। और एक दिन में तीसरी बार अटैक करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है पिकाचू के लिए, लेकिन फिर भी पिकाचू अपनी पूरी ताकत लगाकर सैलामेंडर के ऊपर इस्तेमाल कर देता है बजरंग गन का, और यह अटैक सीधा जाकर बजरंग गन लग जाता है सैलामेंडर को। लेकिन तभी एक सरप्राइज होता है, हम देखते हैं कि सैलामेंडर की वो रियल बॉडी होती ही नहीं है, वहाँ पे होता है एक क्लोन। सैलामेंडर ने अपनी क्लोन पावर की मदद से अपना एक क्लोन वहाँ पे छुपा दिया होता है और अपने आप को इनविजिबिलिटी की पावर से गायब कर लेता है। अब पिकाचू ने तो अपनी पावरफुल अटैक का इस्तेमाल कर दिया था, लेकिन वो अटैक जब एम पर लगा ही नहीं, सैलामेंडर को उसका डैमेज पड़ा ही नहीं, तो क्या पिकाचू का ये अटैक फेल हो गया? ऑब्वियसली ये अटैक फेल हो गया। और हम देखते हैं कि पिकाचू अब बहुत ज़्यादा थक चुका था, क्योंकि आज उसने दिन भर में 3 बजरंग गन का इस्तेमाल किया था, और इतने सारे बजरंग गन एक साथ इस्तेमाल करने की वजह से अब वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, उसकी पूरी बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी थी। लेकिन हाँ, उसे सैलामेंडर को हराने के लिए कुछ भी करना था, एंड इस तरह पिकाचू हार नहीं मान रहा होता है। ऐश बोलता है पिकाचू तुम आराम कर लो दोस्त, हम इस बैटल को फॉरफिट कर सकते हैं, हम हार जाते हैं कोई बात नहीं। लेकिन पिकाचू हारना नहीं चाहता था। ऐश बोलता है ठीक है पिकाचू, हम अंत तक लड़ेंगे, भले ही हम हार जाते हैं या फिर हम जीत जाते हैं, लेकिन लड़ना नहीं छोड़ेंगे। वी विल नेवर गिव अप। पिकाचू तैयार हो जाओ, यूज करो बोल्ट स्ट्राइक। पिकाचू बोल्ट स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है, पूरी स्पीड से सैलामेंडर के ऊपर अटैक करता है, एंड इस बार सैलामेंडर अपने क्लोन का इस्तेमाल नहीं कर पाता और यह अटैक सीधा सैलामेंडर को जाकर लगता है। उससे काफ़ी डैमेज तो सैलामेंडर को पड़ता है, लेकिन सैलामेंडर तुरंत ही अपने अटैक का इस्तेमाल करता है। वो यूज़ करता है हाइपरनोवा स्लैश का। जैसे वो इस अटैक का इस्तेमाल करता है, पिकाचू को बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली डैमेज पड़ता है, लेकिन पिकाचू दोबारा खड़ा होता है। ऐश बोलता है पिकाचू यूज़ करो पूरी ताकत से थंडर नोवा थ्रस्ट, एंड पिकाचू थंडर नोवा थ्रस्ट का इस्तेमाल
करता है और यह अटैक भी सीधा जाकर सैलमेंडर को लगता है। पिकाचू की इतनी ज़्यादा स्पीड को देखकर जैक द रीपर और सैलमेंडर दोनों ही हैरान हो चुके थे कि आखिर इतना ज़्यादा वीकेस्ट पोकेमॉन जो इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है वो अब तक इतनी ज़्यादा फुर्ती कैसे दिखा सकता है। एंड जिसके बाद बोलता है ठीक है पिकाचू, चलो इसे ख़त्म करते हैं, पूरी ताकत से अटैक करो ऑरा व्हील। एंड जिसके बाद आज का पिकाचू पूरी ताकत से ऑरा व्हील का इस्तेमाल करता है। इसके सामने हम देखते हैं कि अब सैलमेंडर उस अटैक को रोकने के लिए इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, वो यूज़ करता है ब्लड डीमन आर्ट क्रिम्सन ब्लेड। एंड जैसे ही उस अटैक का इस्तेमाल करता है वो पिकाचू के अटैक को डाइवर्ट कर देता है और ये अटैक सीधा जाकर पिकाचू को लगता है और ये अटैक के लगने के बाद पिकाचू वहीं पे हार जाता है, यानी कि इस राउंड का विनर सैलमेंडर बन जाता है। अब पिकाचू अपनी ताकत पूरी लगा देता है, इस वजह से उसकी पूरी बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, अब उसके अंदर कोई भी सेंसेस नहीं बचते, वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। एंड इसलिए ऐश पिकाचू को तुरंत ही वापस बुला लेता है और उसे हॉस्पिटल में भेज देता है। हाँ, यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, पहले बता दूँ। सभी पोकेमॉन रिकवर कैसे होते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐश का पिकाचू हारने के बाद ऐश बोलता है सैलमेंडर तुम में ताकत काफ़ी ज़्यादा है, जैक ने तुम्हें सच में काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी होगी, लेकिन तुमने अगर मेरे पिकाचू को हराया है तो उसका बदला लेने के लिए मेरा पार्टनर तो ज़रूर आएगा। सही है कि गलत? तैयार हो जाओ ल्यूक निंजा, इस बैटल को जीतने का टाइम आ चुका है। पिकाचू का बदला, रिवेंज तुम्हें ही लेना होगा। एंड हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा स्टेडियम में आ जाता है एंड ऐश बोलता है ल्यूक निंजा इस बैटल को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए तैयार हो जाओ एंड अभी राइज। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा राइज मोड में जाने के बाद अपने स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटीज़ को अवेकन करने के बाद गार्डन ग्रीन निंजा की पावर को अवेकन करने के बाद तैयार हो जाता है इस बैटल को जीतने के लिए। हम देखते हैं ऐश बोलता है ल्यूक निंजा अभी अटैक करो, यूज़ करो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल अटैक का ऑरा ब्लेड। एंड जिसके बाद ल्यूक निंजा ऑरा ब्लेड का इस्तेमाल करता है। इसके सामने हम देखते हैं कि अब सैलमेंडर अपने क्लोन्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन सैलमेंडर के क्लोन्स ल्यूक निंजा की स्पीड के साथ टक्कर नहीं दे पा रहे होते और सारे क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करते करते ल्यूक निंजा तुरंत पहुंचता है सैलमेंडर के पास और उसके ऊपर एक ऑरा ब्लेड का अटैक करता है और जैसे अटैक लगता है सैलमेंडर बहुत ही ब्रूटली इंजर्ड हो जाता है। एंड बिल्कुल भी मौका नहीं देते हुए ऐश बोलता है अब इसे डेथली मैच बनाते हैं, तैयार हो जाओ ल्यूक निंजा, अब इसे खत्म करते हैं अपने फाइनल मूव के साथ, यूज करो रासेंगान ओज़ोहिको। और हम देखते हैं कि अब ल्यूक निंजा रासेंगान ओज़ोहिको का इस्तेमाल करता है और यह अटैक सीधा जाकर सैलमेंडर को लगता है और यह अटैक के लगते ही सैलमेंडर वहीं पे हार जाता है। एंड ये देखकर हेक्टर और साथ ही साथ सुप्रीम डीमन लॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो दोनों खड़े होकर ऐश को देख रहे होते हैं। ऐश बोलता है मैंने तुम्हारा बदला ले लिया पिकाचू, मैं जानता था कि सैलमेंडर को हराना मुश्किल होगा, लेकिन मेरे साथ जो है उसे रोकने के लिए हज़ारों सैलमेंडर लगेंगे। एंड अब जैक द रीपर द डीमन लॉर्ड चुनता है अपने स्ट्रॉन्गेस्ट 2 पोकेमॉन में से सबसे पहले रैथ को। एंड रैथ जो होता है वो उसका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा इंसेन लेवल पे है, जितनी पावर वेल्डेनावा के अंदर थी उससे भी ज़्यादा पावर हम रैथ के अंदर कॉन्साइड करते हुए देख सकते हैं। एंड जिसके बाद बोलता है ठीक है ल्यूक निंजा, चलो इस बैटल को भी जीतते हैं। एंड हम देखते हैं कि अब दोनों में फाइट स्टार्ट होती है। ऐश बोलता है ल्यूक निंजा तैयार हो जाओ, निंजुत्सु बराज। एंड जिसके बाद ल्यूक निंजा निंजुत्सु बराज का इस्तेमाल करता है, अपने कई सारी शैडो क्लोन्स को वहां पे पहुंचा देता है जहां पर रैथ होता है। एंड तभी ऐश बोलता है ल्यूक निंजा कोलोसल बीम। ल्यूक निंजा कोलोसल बीम का इस्तेमाल करता है, पूरी ताकत से अटैक करता है रैथ के ऊपर, लेकिन रैथ अपने पंजों से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर ऐश बोलता है तुम में लगता है पावर है, तुम बाकी पोकेमॉन से कहीं गुना ज़्यादा ताकतवर लगते हो, लेकिन हाँ ल्यूक निंजा को कम आंकने की कोशिश मत करना। ल्यूक निंजा अभी ओमनीपोटेंट स्लैश। ल्यूक निंजा तभी ओमनीपोटेंट स्लैश का इस्तेमाल करता है, लेकिन रैथ उस अटैक को भी डॉज कर देता है। ये देखकर ऐश बोलता है ठीक है ल्यूक निंजा, अब टाइम आ चुका है इस बैटल को जीतने का, अभी डीमन पावर को अवेकन करते हैं। ल्यूक निंजा डीमन ब्लेड को उठाओ। एंड हम देखते हैं ल्यूक निंजा अपने डीमन ब्लेड को अपने हाथ में व्हील्ड करता है और तैयार होता है रैथ के ऊपर एक भारी भरकम अटैक करने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब ल्यूक निंजा के अटैक को रोकने के लिए रैथ इस्तेमाल करता है डिस्ट्रक्टिव प्लाज्मा फिस्ट। एंड जैसे वो उस अटैक का इस्तेमाल करता है वो सारे के सारे डीमन ब्लेड्स को एक के बाद एक डिस्ट्रॉय करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से ल्यूक निंजा उसके पीछे पहुंचता है और एक बहुत ही पावरफुल रासेंगान ओज़ोही को मारता है। एंड ये लगते ही रैथ काफी दूर जाकर गिरता है। इस अटैक से रैथ को भी काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। एंड हम देखते हैं कि अब दोनों में एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही ब्रूटल क्लोज कॉम्बैट स्टार्ट हो जाता है। ऐश बोलता है ल्यूक निंजा अभी यूज करते हैं फुल पावर से शैडो रासेन स्ट्राइक।
ल्यूक निंजा शैडो रासेल स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है। एंड हाँ, यहाँ पर रैथ भी कोई कम नहीं था। रैथ यहाँ पे अपनी पावर से बहुत ही पावरफुल इक्विनॉक्स डोमेन एक्सपांशन नेचन ब्लेड के पावर को कंबाइन कर एक के बाद एक अटैक कर रहा होता है ल्यूक निंजा के ऊपर। दोनों ही काफी ज्यादा इंटेंस लेवल तक इस बैटल को पहुंचा देते हैं। दोनों ही अपनी इंटेंस लेवल की फाइट को बहुत आगे तक पहुंचा देते हैं। यहाँ ल्यूक निंजा हार नहीं मान रहा होता तो यहाँ पे रैथ भी हार नहीं मान रहा होता। दोनों ही पोकेमॉन काफी ज्यादा ब्रूटली लड़ते हैं। यहाँ पे ल्यूक निंजा अपनी इंटेंस पावर को बढ़ा रहा होता है तो यहाँ पे रैथ अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है। एंड जिसके बाद एज बोलता है ठीक है ल्यूक निंजा, अब इस फाइट को ख़त्म करने के लिए तुम्हें उसका इस्तेमाल करना ही होगा, अभी रेज मोड। एंड जिसके बाद ल्यूक निंजा रेज मोड में चला जाता है। एंड जिसके बाद बोलता है बस ल्यूक निंजा अब इसे ख़त्म करते हैं। एंड तभी जैक द रीपर बोलता है ठीक है रैथ, हम भी इसे ख़त्म करते हैं, अपनी पूरी पावर लगाते हैं, यूज़ करो पूरी ताकत से अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का, तैयार हो जाओ रैथ, यूज़ करते हैं फैंटम एग्जीक्यूशन। एंड यहाँ पे हम देखते हैं ल्यूक निंजा को एज बोलता है ल्यूक निंजा यूज़ करते हैं रासेंगन ओज़ोहिको। और हम देखते हैं दोनों ही पोकेमॉन अपने मोस्ट पावरफुल अटैक्स का इस्तेमाल कर देते हैं और दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे से जाकर टकरा जाते हैं। एक बहुत ही ब्रूटल, एक बहुत ही मास कोलिजन, एक मास डिस्ट्रक्टिव अटैक इस्तेमाल होने के बाद एक काफ़ी बड़ा मास डिस्ट्रक्शन होता है, एक धमाका होता है, हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। और हम देखते हैं दोनों ही पोकेमॉन नीचे गिरकर हार जाते हैं और इस राउंड का विनर कोई नहीं होता क्योंकि ये राउंड ड्रॉ हो जाता है। एंड ये देखने के बाद ऐश और जैक द रीपर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। लेकिन इस फाइट से एक कंक्लूजन तो ज़रूर निकलता है कि रैथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था जिसने कि ल्यूक निंजा को हरा दिया। और यहाँ पे ल्यूक निंजा की पावर भी कोई कम नहीं थी जिसने रैथ को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन इन दोनों की बैटल से पूरी स्टेडियम की हालत ख़राब हो जाती है। एंड सुप्रीम लॉर्ड बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था, मेरा स्टेडियम अनब्रेकेबल था एंड हाँ, इन दोनों ने मिलकर उसे तोड़ दिया है, अब इसे फिर से रिकवर करना पड़ेगा। वेल देखते हैं फाइनल बैटल के बाद इसे रिकवर करेंगे। तो सारी ऑडियंस, सारे डीमन लॉर्ड, सारे डीमन रेल्म के लोग तैयार हो जाओ फाइनल बैटल को देखने के लिए। ऐश के चार्जार्ड वर्सेस जैक द रीपर के ड्रॉन्जर के अंदर एक बैटल जो कि पूरी तरीके से फायरी बैटल होने वाली है क्योंकि आमने सामने दोनों ही अग्नि देवता हैं। तो हम देखने वाले हैं कि कौन सा फायर पोकेमॉन ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, कौन सा ऐसा पोकेमॉन है जिसके पास पावर ज़्यादा है। तो अब सभी पोकेमॉन की बैटल्स ख़त्म होने के बाद अब फाइनली बैटल होने वाली है चार्जर्ड वर्सेस ड्रॉन्जर के अंदर। वैसे तो अगर ऐश बैटल ये हार भी जाता है तो भी ऐश के पास एक और पोकेमॉन होगा जो कि ड्रॉन्जर का सामना कर सके। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं ऐश का चार्जर अकेले ही सबको डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। एंड इसलिए हम देखने वाले हैं ऐश के चार्जर्ड वर्सेस ड्रॉन्जर के अंदर ये फाइनल बैटल। इसके बाद जैक द रीपर बोलता है ड्रॉन्जर चलो इस बैटल को एंड करते हैं, शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले अटैक के साथ, यूज़ करो हेल बर्न। जिसके बाद हम देखते हैं कि ड्रॉन्जर हेल बर्न अटैक का इस्तेमाल करता है जिसके सामने ऐश बोलता है चार्जर्ड फ्यूजन ब्लास्ट। जिसके बाद ऐश का चार्जर्ड फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है और हेल बर्न को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर जैक द रीपर शॉक हो जाता है। लेकिन तभी ऐश बोलता है इतनी शॉक होने की बात नहीं है, अभी तो चार्जर्ड ने अपनी पावर को अवेकन तक नहीं किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक द रीपर बोलता है ड्रॉन्जर इस्तेमाल करो इन्फिनिटी ज़ेत्सु। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि ड्रॉन्जर इन्फिनिटी ज़ेत्सु का इस्तेमाल करता है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर अटैक होता है। अब इस अटैक को रोकने के लिए ऐश बोलता है चार्जर्ड यूज़ करो इन्फर्नो ओवरड्राइव। इसके बाद का चार्जर्ड इन्फर्नो ओवरड्राइव का इस्तेमाल करता है, दोनों के अटैक टकराते हैं और एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। एंड जिसके बाद एक क्लोज कॉम्बैट स्टार्ट होता है। ऐश बोलता है चार्जर्ड इस्तेमाल करो अपने अटैक का फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। एंड तभी हम देखते हैं कि अचानक से ड्रॉन्जर भी फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करने लगता है। तो ऐश बोलता है वाह, तो तुम्हारे पास भी फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट है, तो ये बैटल टक्कर की होगी। ऐश बोलता है चार्जर्ड पूरी ताकत लगा दो। एंड हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन पूरी ताकत लगाकर अटैक कर रहे होते हैं, एक के बाद एक फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट दोनों पोकेमॉन को लग रहे होते हैं। कभी ड्रॉन्जर को, कभी चार्जर्ड को, कभी चार्जर्ड भारी पड़ रहा होता है तो कभी ड्रॉन्जर भारी पड़ रहा होता है और दोनों पोकेमॉन की बैटल इंटेंस लेवल तक पहुंच जाती है। लेकिन तभी ऐश बोलता है चार्जर्ड चलो इस बैटल को ख़त्म करते हैं, अभी अपनी सारी एबिलिटीज़ को अवेकन करते हैं। अभी सबसे पहले इस्तेमाल करो एनहेंस आर्मामेंट, जिसके बाद इंचेंटमेंट और अभी हम अवेकन करते हैं कॉन्करर्स हाकी। एंड जिसके बाद ऐश का चार्जर्ड सभी एवोल्यूशंस को एक्टिवेट करने के बाद, सभी एबिलिटीज़ को एक्टिवेट करने के बाद एक्टिवेट करता है टाइटन मोड। एंड जिसके बाद टाइटन मोड में ऐश का चार्जर्ड चला जाता है। एंड अब ऐश बोलता है ठीक है चार्जर्ड
इसे खत्म करते हैं विद द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक। यूज करो अपनी पूरी ताकत से, यूज करो चार्जार्ड, यूज करो फ्यूरियस फैंग। एंड जिसके बाद एश का चार्जार्ड फ्यूरियस फैंग का इस्तेमाल करता है। एंड तभी हम देखते हैं कि जैक उस अटैक को रोकने के लिए ड्रॉन्जर को बोलता है, ड्रॉन्जर इस्तेमाल करो अपने अटैक का शिनरा टेंसे। एंड हम देखते हैं कि शिनरा टेंसे का जैसे वो इस्तेमाल करता है, चार्जार्ड का फ्यूरियस फैंग उससे टकरा जाता है और ये अटैक से दोनों ही पोकेमॉन के अटैक ब्लास्ट हो जाते हैं। और तभी अचानक से ड्रॉन्जर अपने अटैक का सुप्रीम फ्लेम बराज का इस्तेमाल कर देता है चार्जार्ड के ऊपर और ये अटैक सीधा जाकर चार्जार्ड को लगता है, जिससे कि उसे काफ़ी डैमेज भी पड़ता है। लेकिन तभी ऐश बोलता है, ठीक है चार्जार्ड, चलो इस गेम को ख़त्म करते हैं। अभी चार्जार्ड पूरी ताकत से यूज़ करो गॉड ब्रेथ। चार्जार्ड गॉड ब्रेथ का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी ड्रॉन्जर इस्तेमाल कर देता है अपने अटैक का, वो यूज़ करता है रैग्नारॉक का। एंड जैसे ही वो रैग्नारॉक का इस्तेमाल करता है, चार्जार्ड को वो अटैक लगता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि रैग्नारॉक ड्रॉन्जर का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था, या फिर कह लो सबसे ज़्यादा ताकतवर अटैक था। इस अटैक के लगने के बाद चार्जार्ड काफ़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम फंस जाता है, क्योंकि उसकी पावर एक एक करके काफ़ी ज़्यादा वीक होने लगती है, उसकी सारी एबिलिटीज़ जाने लगती है। लेकिन तभी ऐश बोलता है, शैडो मुना की पावर के उन सभी एबिलिटीज़ को रोको। एंड हम देखते हैं कि चार्जार्ड अपनी शैडो मुना की एबिलिटीज़ को अवेकन करके सभी एबिलिटीज़ को भी अपने अंदर इमर्ज कर लेता है। एंड जिसके बाद ऐश बोलता है, ठीक है चार्जार्ड, चलो इस बैटल को ख़त्म करते हैं, पूरी ताकत से अपनी अटैक को कंबाइन करो। काउंटर था कि कंबाइन फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। एंड तभी हम देखते हैं कि ड्रॉन्जर उस अटैक को रोकने के लिए अपने पावर को जोड़ता है, वो यूज़ करता है इन्फिनिटी ज़ेत्सु और कंबाइन करता है फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। दोनों पोकेमॉन के अटैक फायर ड्रैगन एंड फिस्ट एक दूसरे से जाकर टकराते हैं, एक काफ़ी बड़ा मास कोलिजन होता है, दोनों पोकेमॉन काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं, हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है और हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन नीचे गिरे हुए होते हैं। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि ड्रॉन्जर वापस खड़ा होने लगता है, लेकिन यहाँ पे चार्जार्ड भी दोबारा खड़े होने लगता है। तब दोनों पोकेमॉन में जो भी पहले खड़ा होगा वो विनर कहलाया जाएगा, और अगर दोनों ही पोकेमॉन खड़े हो गए तो बैटल अभी एंड नहीं हुई है। और हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन यहाँ पे खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि दोनों ही काफ़ी वीक हो चुके थे। लेकिन तभी ऐश बोलता है, चार्जार्ड तुम्हें पता है ना, हमारा सपना और भी बड़ा है, हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, तैयार हो जाओ चार्जार्ड इसे एंड करने के लिए। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं चार्जार्ड दोबारा खड़ा हो जाता है फुल पोटेंशियल से एक फाइनल मूव के लिए। चार्जार्ड इस्तेमाल करता है फ्यूजन ब्लास्ट का और यह अटैक सीधा जाकर लगता है ड्रॉन्जर को, और यह अटैक के लगते ही ड्रॉन्जर वहीं पे गिरकर हार जाता है और इस फाइनल राउंड का विनर ऐश का चार्जार्ड बन जाता है। एंड हाँ, फाइनली इस बैटल का विनर बन जाता है ऐश केचम, द गॉड अमॉन्ग गॉड्स। एंड हम देखते हैं कि अब ऐश के विनर बनने के बाद हेक्टर इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। एंड जिसके बाद हेक्टर बोलता है, बहुत बढ़िया ऐश, काफ़ी ज़्यादा कमाल कर दिया तुमने। एंड अब हम देखने वाले हैं ऐश की बैटल अगेंस्ट द नेक्स्ट डीमन लॉर्ड, और ये बैटल भी बहुत ज़्यादा इंटेंस और टेरिफाइंग होने वाली है। तो तैयार हो जाओ मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे मित्रों और सभी डीमन लॉर्ड्स के चाहने वालों और ऐश केचम को पहचानने वालों, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड और भी ज़्यादा बैंगर और भी ज़्यादा एक्साइटिंग और भी ज़्यादा इन्फिनिटी और बहुत ज़्यादा अराइज होने वाला है। तो हाँ, उस एपिसोड को देखने के तैयार रहना। नेक्स्ट एपिसोड में मैं तुमसे मिलता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर तुम लोग ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो, सब्सक्राइब कर दो, हमारे 17,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। साथ ही साथ कमेंट में अराइज लिखना मत भूलना, क्योंकि कमेंट टाइम है 500 कमेंट्स का। अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट्स को भी मेंशन ज़रूर से कर देना कमेंट्स के अंदर, टाइमर लगा के, आता ही होगा, नहीं आता कर लो यार। हाँ, तो कमेंट के अंदर तुम लोग अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट्स बता देना इस एपिसोड के, और तुम लोग को ये स्टोरी कैसी लग रही है वो भी बताना। और अगर अब तक तुम लोगों ने पोकेमॉन रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक नहीं देखा है तो वो भी देखना, उसका पहला एपिसोड आउट हो चुका है, तो चेकआउट जरूर से करो, लाइक करो उसको भी, उस पे भी 10,000 सब्सक्राइबर व्यूज कंप्लीट करो। एंड मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।